हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सरमेटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन 40 से पूछा गया है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में एक सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो आसान शब्दों में आंसर लिख आइएगा कि सोडियम का ज्वलन ताप काफ़ी निम्न होता है, यानी काफ़ी कम होता है, जो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम केरोसिन तेल में अविलय होता है और केरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। यानी अपमार्जक के मतलब आप सभी को मालूम होगा कि सर्फ होता है। तो अपमार्जक से क्या क्या चीज़ बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से बनते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू भी बनते हैं और इजी सर्फ भी बनते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देख लीजिए कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। देखिए, सौर सेल में एक उप धातु का उपयोग किया जाता है और उप धातु कौन सा है यहाँ पे, तो सिलिकॉन दिया गया है जिसका सांकेतिक चिन्ह Sb होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए। क्वेश्चन 43 कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए, खाना बनाने के लिए बायोगैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, कोयला यानी लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, एलपीजी जिसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है यानी द्रविक पेट्रोलियम गैस जिसमें खाना बनाया जाता है, इसका भी इस्तेमाल खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। लेकिन जो सीएनजी होता है, कार्बन नाइट्रोजन गैस, इसका इस्तेमाल खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। क्वेश्चन 44 कहता है कि CuO+O2 यानी कॉपर जब ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 45 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए, कैसे जानिएगा कि कोई भी समीकरण संतुलित है या नहीं है। समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत जो नियम का जो पालन किया गया है, उसी नियम को पालन करने के लिए किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप यहाँ पे एक होते हैं अभिकारक, दूसरा होती है प्रतिफल। दोनों में यदि परमाणु की संख्या समान होती है तो हम कहते हैं कि समीकरण संतुलित है, अन्यथा नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए, सी और डी संतुलित तो है, लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा तो NO3O का होल स्क्वायर है, PbO + NO2 + O2। यहाँ पे सभी में कार्बन की बात की जाए, पीबी लेड की बात की जाए, नाइट्रोजन की बात की जाए या ऑक्सीजन का, किसी का भी परमाणु संख्या समान नहीं है, तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, HP सोरेंस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्केल का आविष्कार किया गया जिसका नाम पड़ा pH स्केल। देखिए, pH स्केल पे क्या होता है कि 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। यदि किसी विलयन का pH मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। और यदि किसी विलयन का pH मान 7 या 7 के बराबर होता है तो उस विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है। तो कहता है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा जी, तो 7 ना होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 7। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रुबल अम्ल है। सबसे पहले जानिए कि ये द्रुबल अम्ल कहते किसे हैं।
तो वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे ध्रुवल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH या एक फार्मिक अम्ल है जो ध्रुवल अम्ल का उदाहरण है। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए का HNO3, उसके बाद में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो 3 ऑप्शन में दिया गया था ये सभी के सभी प्रबल अम्ल था। ध्रुवल अम्ल जरा बड़ा होता है। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 48 कहता है क्रायोलाइट अयस्क है। देखिए क्रायोलाइट किसका होता है, तो एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। तो ज़्यादातर मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो ऑप्शन में तो रहता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। और बॉक्साइट के साथ साथ क्रायोलाइट और कोरंडम ये सभी के सभी एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 49 कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए पोटेशियम का सांकेतिक चिन्ह के होता है, इसका लैटिन नेम कैलियम होता है। तब पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है ना जी वो 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। लेकिन परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो 19 आंसर हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान यदि पूछ लिया जाएगा तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर 39 हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान 39 होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है फार्मिक अम्ल का IUPAC यानी यूपिक नेम क्या होता है। देखिए चींटी के डंक में जो पाया जाता है अम्ल उसे मेथनोइक अम्ल कहते हैं और इसे ही फार्मिक अम्ल कहा जाता है। तो IUPAC नेम फार्मिक अम्ल का होगा मेथनोइक अम्ल, और IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 51 में पूछा गया है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए किसी भी यौगिक या किसी भी तत्व के अंत में यदि अभिक्रियाशील मूलक OH लिखा रहता है तो उसे ही हम लोग अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि अभिक्रियाशील मूलक एकल बंधन OH को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। तो यहाँ पे दिया गया C2H5OH यही होता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 52 कहता है एल्काइन कौन है। देखिए एल्काइन का समान शुद्ध CnH2n होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है। तो जब एल्काइन बनाएंगे CnH2n से तो C2H2 होगा जो कि एल्काइन है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही सिंपल है, कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए मैट्रिक के एग्जाम पेपर में कई बार चीनी के बदले में सुक्रोज भी दे दिया जाता है, तो सुक्रोज पूछा जाए या चीनी पूछा जाए प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब C12H22O11 हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज की बात करेंगे तो C6H12O6 यहाँ पे ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाता है, और C12H22O11 ये सुक्रोज यानी चीनी का अणुसूत्र हो जाता है। जहाँ पे कार्बन की परमाणुओं की संख्या 12 होती है, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 22 होती है, वहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 11 हो जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 54 कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। देखिए जब एसिटिलीन जब बनाया जाता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में इस प्रकार से त्रिआबंध होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होते हैं, यानी 3 बंधन होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 55 कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है। देखिए श्वसन क्रिया के अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जो बीज का इस्तेमाल किया जाता है वो अंकुरित बीज होता है जो अभी अंकुरा हो। उसके बाद में कहता है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो वृक्क जो होता है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो आप सभी को मालूम होगा उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में यूरिया, यूरिक अम्ल और एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो कहता है कि मानव में वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो उत्सर्जन करना है ना जी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा उत्सर्जन।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 57 को देख लीजिए। क्वेश्चन 57 क्या कहता है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप सभी को बता दें कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक ये जल के वहन के लिए और खाद्य पदार्थों के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जहाँ पे पौधों में जो जाइलम ऊतक होते हैं ये जल यानी पानी के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेवार माने जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दे सकते हैं, है ना जी। क्योंकि जब हम श्वसन क्रिया के दौरान जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो मनुष्य के नासिका के द्वारा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो क्वेश्चन 58 का यहाँ पे सही जवाब से नहीं होगा CO2। इसके बाद में अगला सवाल के 67 को देखिए। फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है। देखिए जो भी फल होते हैं उसे पकाने के लिए एक हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन फल को पकाने में सहायता प्रदान करता है जी। उसके बाद में कहता है कि न्यूरॉन वह हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है। देखिए न्यूरॉन एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो जानकारी हासिल की जाती है ना जी उसे डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हालांकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले थे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर पूरे 60 तक के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी स्टूडेंट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।